गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? शकील कुमार गुड इवनिंग। अभिषेक गुड इवनिंग। प्रवीण, ज्योति। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और बच्चों, मुझे कोरोना हो गया था और अभी भी वीकनेस बहुत महसूस हो रही है। और आज आपकी क्लास बहुत शॉर्ट होगी। और होपफुली मैं कल से क्लास जो है वो मतलब कल से मैं ज़्यादा क्लास लूंगा, 2 से 3 घंटे, 2 बार में क्लास लूंगा, 1.5 घंटे के 2 सेशन लूंगा, ताकि इस बार की बीपीएससी के लिए भी जो बच्चे हैं उनको बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी क्या मिल सके और हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर क्या है किए जा चुके हैं। और जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे जुडिशरी का टॉपिक बचा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी का टॉपिक बचा हुआ है, और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का टॉपिक बचा हुआ है, न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक सक्रियता का टॉपिक बचा हुआ है, और इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन के भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो कल परसों में हम लोग एक बातचीत कर लेंगे कि किस तरह से सुबह और शाम दोनों समय 1.5 घंटे, और थोड़ा जरूरत पड़ेगी तो किसी एक दिन जो है मैं 5-6 घंटे 7 घंटे क्लास लूंगा, जैसे मैंने पिछले बार भी बीपीएससी के पहले मतलब इसी 3-4 दिन के भीतर। और ये आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। तो आज बच्चों जो है, जैसा मैंने कहा कि फ्राइडे नाइट को, थर्सडे नाइट में ही मुझे काफी फीवर आ गया था, और फ्राइडे काफी फीवर रहा, सैटरडे को भी, सैटरडे को थोड़ा फीवर डाउन हुआ, फ्राइडे को मैंने टेस्ट कराया, टेस्ट में पॉजिटिव निकला, और देखिए कि फिर मंडे को मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो वीकनेस अभी बहुत है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल से आपकी ज़्यादा थोड़ी सी लंबी कक्षाएं लेकर इस पूरे जो भी पॉलिटी का सेगमेंट है आईआर का, और जो कम से कम 5-6 जो एसेज हैं उन एसेज को आपको अच्छी तरीके से करवा सकूँ। तो आज बच्चों मैं सीधे सीधे आता हूँ। एक टॉपिक है आधारभूत ढांचे का, जिस पर बीपीएससी में भी क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बीपीएससी में भी उसको क्वेश्चन जो पूछा गया वो न्यायिक समीक्षा के साथ जोड़कर पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में। लेकिन इस बार चूंकि केशवानंद भारती के इसका 75वां एक क्या है, 75 वर्ष उसके पूरे हुए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, जब आप भारतीय संविधान के संशोधन को पढ़ते हैं, अमेंडमेंट को पढ़ते हैं, तो भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 368 में। और अगर उसको बहुत सरल रूप में आपको बताया जाए तो भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। यह शक्ति अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संसद के पास केवल कानून बनाने की विधायी शक्ति ही नहीं है, बल्कि संसद के पास संविधान संशोधन की संविधायी शक्ति भी है। संसद के पास जो संशोधन करने की शक्ति है, उस शक्ति पर संविधान में कोई लिमिटेशन नहीं दी गई थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें प्रकट रूप में, उसमें स्पष्ट रूप में संशोधन करने की शक्ति पर कोई भी लिमिटेशन इंपोज नहीं की गई थी, कोई भी सीमा आरोपित नहीं की गई थी। इसका सरल सा मतलब यह निकलता है कि भारत की संसद संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति रखती है। लेकिन ये प्रश्न जो है मूल अधिकारों के संशोधन के विषय में और संपत्ति के मूल अधिकारों के मामले में बहुत विवाद का विषय बन गया। और ये प्रश्न धीरे धीरे उठने लगा कि क्या संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में, 1973 के केस में जो डिसीजन दिया गया, उस डिसीजन में बच्चों ये कहा गया कि संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है उस पर सीमाएं हैं, और वो सीमा क्या है, आधारभूत ढांचे की। तो कोरोना पीड़ित टीचर्स आप पढ़ रहे हैं, इसलिए मतलब मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, और मुझे तीसरी चौथी बार कोरोना हुआ है, और इस बार तो अच्छे से उसका मुकाबला भी किया गया। पिछली बार वाले में जब मेन टाइम पे हुआ था तो बहुत ज्यादा कमजोरी भी महसूस हो रही थी। लेकिन ये इसका जो बैकग्राउंड है बच्चों, उस बैकग्राउंड को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड क्या है? जब आप आधारभूत ढांचे का सिद्धांत पढ़ते हैं तो इसका बैकग्राउंड है संविधान संशोधन की शक्तियों पर, संसद की शक्तियों पर कोई सीमा है कि नहीं है। तो यहाँ पर सीमा है, और वो है आधारभूत ढांचे की सीमा। तो इस पर कैसे प्रश्न होंगे, इस पर किस प्रकार के प्रश्न होंगे, मैं यहाँ पर यूपीपीसीएस और आईएएस दोनों तरह के प्रश्नों को अगर मिलाऊं और बीपीएससी के प्रश्नों को मिलाऊं तो बहुत सिंपल प्रश्न लेता हूं, सारे डायमेंशन डिस्कस कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर बीपीएससी मेन के लिए एक सवाल क्या है लिखते हैं, और वो सवाल ये है कि आधारभूत आधारभूत ढांचे के ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। भारतीय संविधान के लिए, भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए, इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसमें पहला है क्या है? अब यहां पर क्या है कि 50 साल हुआ, बिल्कुल 50 साल, 1973 में है और हम लोग 2023 में है। तो पहला इसमें डायमेंशन है कि क्या है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है। दूसरा इसमें पहलू है बच्चों आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में कि जब आप आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि ये संविधान की व्याख्या का सिद्धांत है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है, या संशोधन पर सीमाएं आरोपित करने का सिद्धांत है। यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि क्या यह संविधान की व्याख्या का सिद्धांत है। जैसे भारत के संविधान की व्याख्या के बच्चों, यहाँ पर क्या है कि भारत के संविधान की व्याख्या के कई सिद्धांत हैं। अभिषेक इसमें पूछ रहे हैं कि सर आपने डोज नहीं लिया था।
अभिषेक मैंने 2 डोज लिया था, मतलब पूरा कंप्लीट डोज है, इसके बावजूद भी दिल्ली में कोरोना हो रहा है, और दिल्ली नहीं, दूसरे शहरों में भी हो रहा है। पहले से इस बार अंतर ये है कि एक वायरल के शक्ल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, और मान लीजिए मैंने तो चूंकि डॉक्टर घर में ही है तो मैंने तो तुरंत टेस्ट करवा लिया था, लेकिन और लोग इसको वायरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जो भी 2-3 दिन जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो नहीं ले रहे, तो बाकी लोगों को भी क्या फैला रहे हैं। मतलब कोई आजकल मास्क तो कोई भी, हम लोग भी नहीं लगा रहे, कोई भी लगाना नहीं चाहता। तो इस बात मतलब ये गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है कि डबल डोज लेने के बाद लोगों को कोरोना नहीं हो रहा है, कोरोना हो रहा है। और मैंने तो इनफैक्ट 3 डोज लिए थे। एक जो मैंने डोज लिया था वो अनएथोराइज था बहुत पहले, फिर बाकी जो डोज लिया वो नियम से लिया, ठीक है। तो इसलिए जो है ये है। अब इस पर हम लोग वापस लौटते हैं कि ये संविधान की व्याख्या का सिद्धांत है। संविधान की व्याख्या के सिद्धांत कहने से मेरा आशय क्या है। भारत के संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट कई सिद्धांतों का प्रयोग करता है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, समरस निर्वचन का सिद्धांत। जब आप नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच में जो विवाद था कि किसको प्राथमिकता दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, इस विवाद के बारे में पढ़ते हैं तो मिनर्वा मिल के 1980 के केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया था कि हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, मतलब संविधान में लिखी गई किसी भी एक बात को दूसरी बात से अलग करके काट करके पृथकता में हमें रीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी जो रीडिंग होनी चाहिए वो आइसोलेशन में नहीं होनी चाहिए, हमारी जो रीडिंग होनी चाहिए वो हार्मोनियस होनी चाहिए। तो आप फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को एक दूसरे से काट कर अलग करके एक को ज्यादा प्रायोरिटी देने की और दूसरे को बहुत कम प्रायोरिटी देने के इस तरह के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ेंगे। तो संविधान की व्याख्या, संविधान के टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने, इंटरप्रेट करने के कई सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है। सो इफ वी पुट द थिंग्स सिंपली, अगर हम चीजों को बहुत सिंपल वे में रखें तो इट्स जस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन। what do you understand by doctrine of basic structure? The question is simple, the answer is simple. क्या आंसर है? ये संविधान की व्याख्या का सिद्धांत है। पहला तो ये हुआ भाई। दूसरा कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का भी एक सिद्धांत है कि जब किसी चीज को रिव्यू किया जाएगा तो उसमें एक पैरामीटर ये भी है, तो यहां पर हम लोग इसको भी कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भी है। और तीसरी बात ये है कि ये क्या है, आर्टिकल 368 पर कोई भी प्रकट सीमा नहीं है, कोई भी व्यक्त सीमा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 368 में जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है उस पर एक अंतर्निहित सीमा आरोपित करने का अधिकार सिद्धांत है। संशोधन पर, तीसरी बात, संशोधन पर अंतर्निहित सीमाएं आरोपित करने का सिद्धांत है। तीन है जो संविधान की व्याख्या का सिद्धांत है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है, और संशोधन पर अंतर्निहित सीमाएं आरोपित करने का क्या है, सिद्धांत है। तीनों सिद्धांत के संदर्भ में क्या बात आपको क्या ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यहाँ पर ये बच्चों है, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित क्यों किया गया। अगर हम दूसरा पहलू देखें कि इसको क्यों प्रतिपादित किया गया, जरूरत क्या थी, ऐसी ऐसा क्लियर करने वाला इमीडिएट फैक्टर क्यों क्या था, क्यों प्रतिपादित किया गया, इमीडिएट फैक्टर क्या था, इस बात को क्या है देखा जाए। और इसके साथ ही आधारभूत ढांचे में शामिल क्या क्या है, यहाँ पर तीसरा आधारभूत जो ढांचा है, इस ढांचे में शामिल तत्व क्या है, प्रणालियां क्या है। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की जो क्रिटिसिज्म की जाती है बच्चों, क्रिटिसिज्म और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का जो महत्व है, इस महत्व को लोग समझेंगे। ये इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और ये प्रीलिम्स और मेंस में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इतने डायमेंशंस में हम लोग बात करेंगे, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, वो ऑल सिनॉप्सिस हैव बीन नोटेड, ठीक है। शुड आई टर्न नेक्स्ट पेज? यस, अगले पेज पर मैं चलूं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर बच्चों कि क्या है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, ठीक है। कोई नहीं, कृष्ण कुमार सिंह, आप बहुत एकदम मेन टाइम पर जुड़ गए। भारतीय संविधान के उन तत्वों का समुच्चय जिन्हें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन करके नहीं हटाया जा सकता उसे आधारभूत ढांचा कहते हैं। भारतीय, मेरे साथ नोट करते हुए चल रहा है, भारतीय संविधान के उन तत्वों का समुच्चय जिन्हें अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके संशोधन के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है उसे आधारभूत ढांचा कहते हैं, उसे आधारभूत ढांचा कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा
उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था इसलिए यह न्यायिक व्याख्या किसकी, संवैधानिक पाठ की न्यायिक व्याख्या का सिद्धांत है। इसके साथ ही यह न्यायिक समीक्षा का भी सिद्धांत है। ठीक है, केशवानंद वाद मतलब केस के अनुसार देखिए 368 को कैसे इंटरप्रेट किया जाना है, हाउ शुड वी इंटरप्रेट आर्टिकल 368 दैट इज डिटरमाइंड बाय केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद वाद के अनुसार अनुच्छेद 368 संविधान की मूल संरचना या उसके सांचे ढांचे में संसद को संशोधन करने या परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान नहीं करता। ठीक है, ये बात कही गई, लेकिन केशवानंद जो वाद है उस वाद में न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे में कौन से तत्व शामिल होंगे इसकी कोई पूर्ण और अनंतिम सूची प्रस्तुत नहीं करता। आधारभूत ढांचे में क्या क्या है इसकी तो कंप्लीट लिस्ट हमको यहां से नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, न्यायालय ने हर विशिष्ट मामले में, यहां तक नोट करिए बच्चों आप लोगों ने, एक एक चीज एक एक बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करिए, आगे बढ़ो बच्चों में। ठीक है, आगे बताओ। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, कह तो दिया कि संविधान का एक आधारभूत ढांचा है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आधारभूत ढांचे में क्या क्या शामिल है ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं दी, क्यों नहीं दी? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हर विशिष्ट मामले में अमूर्त रूप से नहीं, ठोस समस्या के संदर्भ में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर विचार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार हर विशिष्ट मामले में अमूर्त रूप से नहीं, समस्या के ठोस संदर्भ में आधारभूत ढांचे पर विचार किया जाए। मतलब हम क्या है, कोई एक कंप्लीट लिस्ट दे दें और कल को कोई नई समस्या आ जाए जिसमें कुछ नया हो तो हम कर नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट एक ज्यादा डायनामिक और अपने पावर को एक तरह से क्या कर रहा था, वो डिसाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक और सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, आधारभूत जो ढांचे का सिद्धांत है केवल संविधान में संशोधन करके कुछ हटाने से या जोड़ने से रोकने का सिद्धांत है, या कुछ नया जोड़ने से रोकने का सिद्धांत है? यहां पर यह भी क्या है, मुद्दा यह है कि क्या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केवल कुछ हटाने या कुछ हटाने से रोकने का सिद्धांत है, या कुछ नया जोड़ने से रोकने का भी सिद्धांत है? तो यहां पर आपको क्लियर करना होगा कि आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है कि संविधान से कुछ हटाने, से रोकने का ही सिद्धांत नहीं है, कुछ नया जोड़ने से
रोकने का सिद्धांत है। ठीक है, जैसे कुछ है आप निकाल दीजिए, वहां पर भी आधारभूत ढांचा लग जाएगा। अगर आधारभूत ढांचा होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही क्या है कि कुछ आपने हटाने से यहाँ पर कुछ बदलने की कोशिश की तो बदलने के संदर्भ में भी नहीं लागू पाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब कि ये नया जोड़ने से रोकने का भी सिद्धांत है। जैसे कि आप संघवाद को, संसदीय लोकतंत्र को नहीं हटा सकते। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, संघवाद को, संसदीय लोकतंत्र को नहीं हटा सकते। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा गया कि भाई संपत्ति के अधिकार को आप हटा सकते हैं, मूल अधिकार के भाग से हटा सकते हैं, 44वां संशोधन 1978। ठीक है, फिर इसी तरह से बम्बई मामले में कहा गया कि संघवाद को आप नहीं हटा सकते। इसी तरह से आप देखिए कि 99वां संविधान संशोधन 2014 ये कहता है कि आप राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति को नहीं जोड़ सकते। राष्ट्रीय न्यायिक जो नियुक्ति आयोग है, इस आयोग को संविधान में नहीं जोड़ सकते। ये नई चीज आप नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है। कुछ हट जाएगा, कुछ हटने से रुक जाएगा। कुछ ऐसा है जो आप जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने कह दिया कि आप जो जोड़ना चाहते हैं आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है, तो जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका अपनाए जाने का जो प्रस्ताव था 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है केवल उसी को जांचने का सिद्धांत नहीं है। ये कुछ नया जो आप जोड़ रहे हैं उसको भी जांचा जा सकता है। इसलिए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो आप हटा रहे हैं उसको भी देखिएगा। ये कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है उसको भी बताएगा, हटाने से रोकेगा आपको। और कुछ ऐसा जो आप नया जोड़ रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है तीनों से क्या जुड़ा हुआ है, ये मैं लैंग्वेज नहीं दे रहा हूँ, समझाने के क्रम में मैंने आपको बताया। तो ये है, अब जितनी बातें बताई गई वो सभी समझ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको क्या लिख लेना है। ठीक, इसी आधार पर कहा जाता है कि ये कोई एस्थेटिक सिद्धांत नहीं है बल्कि तथ्यात्मक सिद्धांत है। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गई ये बात? आगे बात तो जल्दी बताइए, कहाँ से समझ में आ गया है? कमजोरी बहुत महसूस हो रही है मुझे, इसके बावजूद पढ़ा रहा हूँ, तो जल्दी बताइए। इसलिए आप क्या लिखेंगे? केवल संविधान पर ही नहीं बल्कि संशोधनों पर भी लागू होता है। इसलिए एस्थेटिक सिद्धांत न होकर यह एक तथ्यात्मक सिद्धांत है। ठीक है बच्चों? ये जैसे है ना, कई मामले में, जैसे बुम्बईवाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संघवाद भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है, आप उसको संशोधन करके हटा नहीं सकते। यहां आप हटा सकते हैं, यहां नहीं हटा सकते दूसरे में। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नया जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। अगर मैं कहता हूं कि संघवाद जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, यू कांट अमेंड दिस, आप इसको नहीं अमेंड कर सकते। अब आप ये कहें कि नहीं सर मैं तो भारत को एकात्मक शासन बनाऊंगा, नहीं बना सकते, क्योंकि कोर्ट कह रहा है संघात्मक शासन आधारभूत ढांचा है। अगर कल को मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि मेरी इतनी राज्यों में सरकार है बीजेपी की और भारत को हम एकात्मक शासन बनाएंगे, तो नहीं बना सकते, क्योंकि आप संविधान सभा नहीं है जिसने भारत का संविधान बनाया। आप मकान मालिक नहीं, आप किराएदार हैं। सरकार किराएदार होती है, राज्य मकान मालिक है, सरकार किराएदार है। सरकार आती है और जाती है, मकान मालिक वैसा ही वैसा रहता है। तो हमारे भारत रूपी राज्य का मकान मालिक कौन है? संविधान है। संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। संविधान की नींव नहीं बदल सकते, आप संविधान को चेंज नहीं कर सकते। कौन सी बातों को चेंज नहीं कर सकते? ऊपरी बातों को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचे को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, और इसी में कहा गया कि भाई ये एक स्टैटिक है, गत्यात्मक है। गत्यात्मक दो संदर्भों में है। एक तो है कि भाई संशोधन पर भी तो लागू हो रहा है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर is applicable to all amendments. If our parliament has made any amendment to our constitution, it would be a subject of judicial review
and visual review had several parameters. The one parameter is basic structure. एक पैरामीटर बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि एक आपको डायनामिज्म मिल गया अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स है उनके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर का भी प्रिंसिपल मिल गया। अध्यापक किसने बना दिया? तो अब यहाँ पर जब हम कहते हैं कि संविधान की व्याख्या का सिद्धांत है, तो देखो ऐसे इसको समझो, एनसीईआरटी जो कक्षा 11 वाली है और जो सुभाष कश्यप सर की जो किताब है उसमें सबसे अच्छा, दोनों में सबसे अच्छा सिद्धांत दोनों जगह दिया गया है। जितनी हाई क्लास जो आप किताबें जो पढ़ते हैं उसमें कहीं भी अच्छा नहीं है। अगर आपको आधारभूत ढांचा पढ़ना है तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए और थोड़ा सा सुभाष कश्यप और जो मैं बता रहा हूँ इससे आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में मतभेद खड़े हो सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में निजी संपत्ति के दायरे तथा संविधान संशोधन के अधिकार को लेकर मतभेद खड़े हो गए। हमारी जो संसद थी, हमारे देश में जो केंद्र सरकार थी, इवन राज्य सरकार वे चाहती थी कि नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में दिया जाए, लेकिन जो हमारे कोर्ट थे, वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन नीति निर्देशक तत्वों के बजाय क्या है, मूल अधिकारों को ध्यान में रखें। इसका मतलब संविधान की व्याख्या को लेकर मतभेद और टकराव पैदा हो सकते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में। तो उसमें कौन सी व्याख्या मान्य होगी, इस बात को कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर ये सिद्धांत डिसाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में मतभेद खड़े हो सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इसी प्रकार संपत्ति के मतभेद खड़े हुए। अब यहां पर क्या है, आप देखेंगे कि ये जो मतभेद थे बच्चों, तो इस मतभेद में 38वां 39वां 42वां संविधान संशोधन इसको किया गया और जब इसको किया गया तो इसमें से कुछ बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहां पर भारत के संविधान में 38वां 39वां 42वां जैसे संशोधन किए गए। लेकिन उच्चतम न्यायालय का कहना है इन संशोधनों में से कुछ संविधान के आधारभूत ढांचे को बदलते हैं, इसलिए इन्हें नहीं माना जा सकता, ये कहा गया। ठीक है, यहां पर ये जो बात कही गई, इसी बात को आप समझिए कि भाई कौन सी इंटरप्रिटेशन होगी, ये कोर्ट तय करेगा और भारत उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, तो अपने उस संरक्षण की भूमिका को न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के द्वारा क्या है, इसको क्या है, दिखाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों इसका इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, ये नोट करिए, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन भले ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में हुआ, लेकिन इसका पुनर्प्रतिपादन भी हुआ, इसको फिर से प्रतिपादित किया गया, बार बार इस पर बल दिया गया, कुछ नए तत्वों को इसके साथ जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी क्या है आपको इंपॉर्टेंट बतानी पड़ेगी। ठीक है, आगे पेज पर चलता हूं बच्चों, नोट करिए आप लोगों ने, नोटेड बच्चों। नोट हो गया बच्चों? ओके, अब यहां पर बच्चों आ जाइए कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन जो है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में हुआ। इसका ये मतलब है कि बाद में कोर्ट ने इसको नहीं फिर से बदल दिया, रीअफर्म किया, इसकी पुनः पुष्टि की गई, रीअफर्म किया गया। और ये रीअफर्म किया गया बच्चों इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 के बाद में, और फिर ये रीअफर्म किया गया मिनर्वा मिल वर्सेस भारत संघ 1980 के बाद।
फिर इस सिद्धांत का कोई सिद्धांत जब प्रोपाउंड किया गया तो प्रोपाउंड उसके प्रतिपादन करने के बाद कई बार सिद्धांत का विकास भी किया जाता है, इवोल्यूशन भी होता है। तो इसका विकास भी हुआ है सिद्धांत का, और जो विकास हुआ इसमें नए तत्वों का उल्लेख किया गया, नए तत्वों का इसमें उल्लेख किया गया। नए तत्वों का उल्लेख क्या है? तो ये है बच्चों भीम सिंह बनाम भारत संघ का जो मामला था, भारत संघ 1981 में फिर से इसमें कुछ नई बातें ऐड हुई थी। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में भी बातें हुई गई। संपत कुमार बनाम भारत संघ, संपत कुमार वर्सेस भारत संघ 1987 के मामले में भी इसको फिर से क्या किया गया कि होतो बनाम तमिलनाडु राज्य, किहोतो जो केस था ये दलबदल से संबंधित केस था, जिसको किहोतो बनाम जयचंद्र को कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग कहेंगे किहोतो वाद। 1993 में भी इसको फिर से इसमें कहा गया। यश चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के बाद में फिर से कहा गया यश चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ 1997 के बाद में फिर इसको इसमें कुछ नई बातें कही गई, मतलब नए तत्व जोड़े गए। पीवी नरसिंह राव के केस में भी क्या कहा गया, और एसआर बुम्मई बनाम भारत संघ 1993 के केस में किया। क्या आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में इसमें ये चीजें नोट कर लिया। भीम सिंह बनाम भारत संघ 1981, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982, संपत कुमार बनाम भारत संघ 1986, किहोतो वाद 1993, यश चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997, पीवी नरसिंह राव 1998, एसआर बुम्मई 1993। ये नोट कर लेना है। ऐसा लिखोगे तो घर के नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं मैं। हो गया बच्चों, वेरी गुड। नोटेड। चलिए अब इसके साथ ही बच्चों संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, इसमें कौन से तत्व हैं, कौन सी प्रणालियां शामिल हैं और कौन से सिद्धांत जो है इसमें बताए गए, जिनको अनुच्छेद 368 के संशोधन के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से अब तक क्या बातें निकली हैं। ठीक है, पहला संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता ये बात निकली है। गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तीसरा संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। चौथा शक्तियों का पृथक्करण। संविधान का संघात्मक स्वरूप, भारत की संप्रभुता, विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य। 11वां संसदीय लोकतंत्र। जो संसदीय लोकतंत्र है यह है संघवाद, राष्ट्र की संप्रभुता तथा एकता, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको करेक्ट कर देता हूं, संप्रभुता आ चुका है। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। ठीक है, न्यायिक समीक्षा,
अच्छा, अकेले मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार और नीति निरीक्षक तत्वों के बीच का संतुलन। समाजवाद। ये 16 पॉइंट नोट कर लेना बच्चों। नोट हो गया बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों यहां पर ये है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया गया? पहला 38वां, 39वां और बाद में 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में बुनियादी परिवर्तन को रोकने के लिए। दूसरा, संसद की संशोधन करने की शक्ति पर अभिव्यक्ति सीमाएं न होने के कारण अंतर्निहित सीमाएं आरोपित करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद बच्चों आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की आलोचना एक तो ये की जाती है कि इसमें स्पष्टता की कमी है और यह अनिश्चितता को बढ़ाता है, क्योंकि कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है ये बदली जा सकती है, या कुछ भी संविधान में ऐसा है जिस पर न्यायपालिका विचार कर सकती है। संविधान की एकमात्र प्रामाणिक व्याख्या न्यायपालिका कर सकती है। इस मताग्रह को स्थापित करता है। ठीक है, तीसरी बात यहां पर क्या है बच्चों? तीसरी आलोचना का पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। तीसरी आलोचना क्या है कि संविधान का कोई भी प्रावधान पूर्णतः असंशोधनीय है। पूर्णतः असंशोधनीय है। इस प्रकार का दृष्टिकोण संविधान बनाने वालों ने भी प्रतिपादित नहीं किया था। तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट है, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधनों पर वीटो करने की शक्ति हासिल कर लेता है। आगे बढ़ूं मैं? वीटो करने की शक्ति हासिल कर लेता है। जो करिए बच्चों आप लोगों ने, ये तीन आलोचनाएं आपने लिखी होंगी। इसमें स्पष्टता की कमी और अनिश्चितता को बढ़ाता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बताया नहीं कि अलग अलग केस में अलग अलग बातें बताई जाएंगी। एक मात्र प्रामाणिक व्याख्या न्यायपालिका कर सकती है, संसद नहीं कर सकती है। इस पर क्या प्रॉब्लम आती है? संविधान का कोई भी बात पूर्णतः असंशोधनीय, इस प्रकार का दृष्टिकोण संविधान बनाने वालों ने भी क्या प्रतिपादित नहीं किया था। और इसके साथ ही इसके द्वारा बच्चों न्यायपालिका किसी भी संविधान संशोधन पर
संविधान संशोधन पर वीटो करने की प्राप्त कर चुकी है। इस सिद्धांत में लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसे भी उपेक्षित किया है, नेग्लेक्ट किया है। और छठवीं बात यह अनुच्छेद 32, 141 व 142 की शक्तियों का अनुचित विस्तार है। ये सब इसकी आलोचना की जाती है। जब एक क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इसका महत्व, इस सिद्धांत ने न्यायिक समीक्षा के आधार और दायरे दोनों का विस्तार कर दिया है। मूल अधिकार, संघात्मक शासन प्रणाली, संविधान संशोधन, इसके अलावा अब आपको क्या है, अब आपको एक और आधार प्राप्त हो गया। तो उस आधार को इसने क्या विस्तृत किया है, और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है। दूसरा, इसने संविधान संशोधन की सीमाओं को तय किया है और यह संविधान के नरम व कठोर होने का समन्वय करता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप बदल नहीं सकते, जो आधारभूत ढांचा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच में तालमेल मिलता है। और एक होता है कि हमें केवल टेक्स्ट पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा वो हाई क्लास फील हो जाएगी, लेकिन ये तीन महत्व भी क्या है आप बता देंगे, तो ये टॉपिक बच्चों क्या हो जाएगा, हर इसका एंगल क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगर कहीं कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। क्या मैं कल सुबह क्लास रख सकता हूँ बच्चों? आप लोगों का सुबह कोई एंगेजमेंट है क्या? मैं 8 बजे क्लास रख सकता हूँ, 9 बजे रख सकता हूँ, या शाम को ही रखना ठीक है? कल के लिए सूचना है बच्चों,